Good morning, students. This is Akshay again, your physics teacher. Last lecture we have seen about the concept of pseudo force, how it affects the day-to-day life experiences. जैसे हम सोचते हैं कि ऐसा हो रहा है लेकिन होता नहीं है, जैसे pseudo force होता है, या फिर जैसे ये भी देखा कि उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, ये भी देखा था हमने। उसके बाद उसके एग्जांपल्स देखे थे, वही डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट वी सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सूडो फोर्स, थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी थे उसमें। तो अभी क्या करेंगे हम, और एक एग्जांपल लूंगा और उसके बाद में एक पर्टिकुलर केस देखेंगे इस लेक्चर में, विच इज कॉल्ड एज वेइंग मशीन। ओके, सो लेट्स रिवाइज समथिंग कि जो सूडो फोर्स होता है, जिसको मैं एफ पी लिखता हूँ, इट इज of magnitude mass of any body that under consideration, किसी भी बॉडी पे जिसका मास m है, इस पे अगर कितना सूडो फोर्स लग रहा है हमें कैलकुलेट करना है। सो दैट मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। ठीक है, नाउ अगर इसकी हमें डायरेक्शन ढूंढनी है तो इट इज सिंपली अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। समझ, ये बहुत ही बेसिक है, इसके बारे में हम सीखना। सूडो फोर्स के बारे में ये दो पॉइंट्स दे आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। कभी कभी क्या करना पड़ता है हमें कि कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए खुद को इनर्शियल फ्रेम से नॉन इनर्शियल फ्रेम में ले जाना पड़ता है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने बताया, या फिर जो क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्व किया था, व्हाट इट वाज, कि एक पेंडुलम ऐसा है, गाड़ी आगे चल रही है विद सम एक्सेलरेशन, तो अंदर वाले को लगेगा कि ये पीछे आ रहा है, एक्चुअली वो आता नहीं, वो वहीं पे रहता है। लेकिन जब आप बाहर से देखोगे, इसको स्टडी करोगे, ओके, फ्रॉम द इनर्शियल फ्रेम, इफ यू आर स्टडिंग दिस, you need to consider the motion of this car as well as whatever the tension in the string and the direction whatever। मतलब आपको दोनों को क्या करना पड़ता है, मोशन स्टडी करना पड़ता है। इसलिए फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इसको क्या करना पड़ता है, अंदर लेके जाना पड़ता है कभी कभी। तो ये अगर अंदर होगा मान लो तो, और ये गाड़ी अगर आगे चल रही है विद सम एक्सेलेरेशन ए, तो ये बंदा भी आगे चलेगा विद एक्सेलेरेशन ए, तो इसको लगेगा कि ये किस में है, रेस्ट में, रिलेटिव मोशन वाली चीज़। जैसे आप ट्रेन में बैठते हो और ट्रेन मान लो किसी पर्टिकुलर स्पीड से जा रही है, तो आपको लगता है कि आप खुद रेस्ट में हो, स्टेशन आपके पास आपकी तरफ आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे जब आप कार में बैठे हो, तो कार भी एक्सेलेरेशन ए से जा रहा है, आप भी एक्सेलेरेशन ए से जा रहे हैं, तो आपको लगेगा कि यू आर एट रेस्ट एंड समथिंग इज हैपनिंग, समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग विद दिस पेंडुलम। तो आपको स्टडी सिर्फ किसकी करनी पड़ती है, इस पेंडुलम की स्टडी करनी पड़ती है। तो ये दो कैलकुलेशंस करने से अच्छा क्या है, एक कैलकुलेशन कर लो। इसलिए कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाके चीज़ों को सीखना पड़ता है। तो यहाँ पे देख लो, एक क्वेश्चन लिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जेडब्ल्यू में पूछा था, और जेडब्ल्यू एडवांस में आया था, लेकिन इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन आया था। ठीक है, तो देख लेते हैं हम। और वेज इज एक्सेलरेटिंग विद एक्सेलरेशन ए नॉट, मतलब ये जो वेज है इट इज मूविंग विद सम एक्सेलरेशन ए नॉट। All the surfaces are frictionless. The block of mass m is at rest with respect to wedge। समझ लो, अगर ये वेज एक्सेलरेट नहीं हो रही होती तो ये ब्लॉक नीचे खिसकता, नीचे गिरता, लेकिन ये एक्सेलरेट हो रही है, तो इस वेज को लगेगा कि ये जो ब्लॉक उसके ऊपर बैठा है इट इज़ एट रेस्ट। समझ में आ रहा है, मतलब ब्लॉक जो नीचे गिरने वाला था उसको क्या कर लिया, एवरी टाइम पे लिफ्ट कर रहे हैं। देखो सिंपली, अगर ये वेज हिल नहीं रही होगी तो ये ऐसे नीचे गिरता, लेकिन ये नीचे गिरने वाला है तो ये वेज आगे चल रही है,
तो ये ब्लॉक गिरेगा ही नहीं नीचे। मतलब यहाँ पे अगर कोई कैमरा जोड़ोगे तो उसको लगेगा कि ये ब्लॉक किस में है, रेस्ट में है। एक्चुअली वो भी आगे जा रहा है, वो भी थोड़ा 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 नीचे गिरते जा रहा है, लेकिन इसको क्या लगेगा वो किस में है, रेस्ट में। तो मतलब नॉन यूनिवर्सल फ्रेम से जब देखोगे, सही है ना, ये कैमरा किसको अटैच किया गया है, नॉन यूनिवर्सल फ्रेम को। तो वहां से अगर देखोगे तो इस पे कोई ना कोई एक सूडो फोर्स लगेगा जो बैलेंस कर रहा है ग्रेविटी वाले इफेक्ट को। अगर आप बोलोगे सर 90 डिग्री पे, देखेंगे देखेंगे, डोंट वरी। लेकिन ये तो पक्का है कि कोई ना कोई एक सूडो फोर्स है जो ग्रेविटी वाले इफेक्ट को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। इसलिए तो नॉन यूनिवर्सल फ्रेम से ये ब्लॉक जो है किस में लग रहा है, हमें रेस्ट में लग रहा है। समझ में आ रहा है? तो भी ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, अभी मैं जो सिखाऊंगा आपको। अब देखो ये जो ब्लॉक एम है, ये रेस्ट में है विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेज, और हम खुद इस वेज पे बैठ के देख रहे हैं। तो अभी हमें वेज वगैरह बाकी कुछ नहीं देखना है, हमें बस किसकी स्टडी करनी है, इस ब्लॉक की। और हमें पता है कि हम नॉन यूनिवर्सल फ्रेम में, तो हमें इस पे ग्रेविटी के साथ साथ, नॉर्मल रिएक्शन के साथ साथ और एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना है, दैट इज व्हाट, सूडो फोर्स। गेटिंग इट? ये हमें क्या करना है, इस पे लगाना है। थोड़ा सा इसको नीचे लेके आता हूँ। तो चलो, ये वेज है, इस पे ब्लॉक रखा है मैंने जिसका मास है m। अभी देखो, अगर वेज नहीं चल रही होती तो ये ऐसे गिरता नीचे, सही है ना, ऐसे। कंस्टेंट कैसे है इसका, इंक्लाइन कंस्टेंट है। अगर इसको मैंने एक्सीलेट किया और नहीं हिल रहा है, मतलब इसके ये वाले मोशन को किसी ने ये वाले मोशन से बैलेंस कर दिया है। मतलब इस डायरेक्शन में जो भी फोर्स होगा उसको इस डायरेक्शन वाले फोर्स ने क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। इसलिए तो ऐसे मूव नहीं कर रहा है, ऐसे तो मूव करेगा नहीं, है ना। इसको मूव करना है, मतलब कंस्टेंट क्या है, अलोंग दी सरफेस। तो अलोंग दी सरफेस जो भी फोर्सेस है उनको क्या करना है, हमें बैलेंस करना है। तभी तो ये किस में लगेगा, रेस्ट में। समझ में आ रहा है? तो चलो बैलेंस करते हैं। पहली चीज, ग्रेविटी तो कहीं नहीं जाएगी, और ग्रेविटी का जो डाउनवर्ड फोर्स होता है दैट इज mg। और मैंने आपको इंक्लाइन सरफेस में बताया था कि दिस फोर्स इज व्हाट, mg cos थीटा, एंड दिस फोर्स इज व्हाट, mg sin थीटा। ये हमने डिराइव किया था, मैं और एक बार नहीं सिखाऊंगा आपको। चलो यार आप, दिस इज थीटा। तो ये जो mg का ये वाला कंपोनेंट है, दिस इज mg sin थीटा एंड दिस इज mg cos थीटा। ये देख लो, इंक्लाइन प्लेन वाला लेक्चर जाके एक बार देख लो अगर ये समझ में नहीं आ रहा है। नाउ सेकेंड, इस पे लगी एक नॉर्मल रिएक्शन इन दिस डायरेक्शन, ये भी पता है हमें, सही है ना। अब इस पे लगेगा एक सूडो फोर्स, क्यों, क्योंकि हम इसको कौन सी फ्रेम में जगह देख रहे हैं, नॉन इनर्शियल। तो सूडो फोर्स क्या होता है, अगर ये नीचे वाली वेज सामने जा रही है एक्सेलरेशन से, तो सूडो फोर्स एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट लगेगा, ऐसे। वेज अगर ऐसे जा रही हो तो सूडो फोर्स ऐसे लगेगा, वेज अगर ऐसे जा रही है सूडो फोर्स ऐसे लगेगा, वेज अगर ऐसे जा रही है सूडो फोर्स ऐसे जाएगा। ये ब्लॉक भाई कैसे भी मूव करें हमें फर्क नहीं पड़ता, हम बस ये देखेंगे सूडो फोर्स निकालने के लिए कि फ्रेम कहाँ पे जा रही है, इन विच डायरेक्शन फ्रेम इज एक्सेलरेटिंग। द अपोजिट डायरेक्शन विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स क्या होगा, मास ऑफ दिस बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, that is was ma naught। गॉट इट? ये तो पता चला, ये पक्का, ये बड़ी क्लियर हुई। करेक्ट, यहाँ पे एंगल जो लिया है अल्फा लिया है इन्होंने, नो इश्यूज। तो देखो ये जो वेज है यहाँ पे ऐसे, और ये जो एंगल है मैं भी थीटा ले लेता हूँ, इस पे ये रखा ये ब्लॉक, तो इस पे जो एम सूडो फोर्स लग रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन। व्हाई, बिकॉज वेज इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो द सूडो फोर्स विल बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन।
ये ब्लॉक के मूवमेंट की और सूडो फोर्स का कोई रिलेशन नहीं है। ब्लॉक यहाँ पे मूव कर रहा है तो एम ए ऊपर नहीं, एम ए जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट में क्या लगेगा, सूडो फोर्स, एंड दैट विल बी एम ए नॉट विल बी दी सूडो फोर्स। ओके, तो इसके दो कंपाउंड्स हमें निकालने हैं, पहला जाएगा इधर और दूसरा जाएगा इधर। समझ में? अभी देखो, अगर इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा, सही है ना? दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा। अभी एम ए नॉट जो दिख रहा है यहाँ पे, जैसे हमने एम जी के दो कंपाउंड निकाले, एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, वैसे ही हम एम ए नॉट के दो कंपाउंड निकाल सकते हैं। नाउ दिस इज थीटा, सो जो चिपक के कंपाउंड आएगा यहाँ पे एडजेसेंट, इट विल बी एम ए नॉट कॉस थीटा, एम ए नॉट cos theta, and this will be ma naught sin theta। समझ लो क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो दो फोर्स लगेंगे, ये भी ma नॉट साइन थीटा नीचे की तरफ लग रहा है, ma नॉट साइन थीटा, और ये जो लग रहा है इस डायरेक्शन में, इट इज व्हाट, ma नॉट cos थीटा। देखो ये बीडी कैसे निकाली है, रिकैप करके ले लो, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे दिख रही है, ये दोनों के एडिशन को बैलेंस कर रहा है, इसलिए तो ब्लॉक ऊपर नीचे नहीं मूव कर रहा है, ठीक है। और एम ए नॉट एम जी अभी पकड़ना नहीं है हमें, क्योंकि उसके कंपाउंड्स निकाल के हमने एनालिसिस स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो इस एम जी साइन थीटा से ये जो नीचे आना चाह रहा था, उसको अपोज कौन कर रहा है, एम ए कॉस थीटा। सो फॉर the block to be at rest with respect to wedge, with respect to wedge, with respect to wedge, और wedge क्या है, एक्सेलरेट, एक्सेलरेट कर रही है, मतलब वो कौन सी फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो इसलिए हमें क्या मिला, कोई एक कंपाउंड ऑफ दैट सूडो फोर्स, सूडो फोर्स पकड़ा ना हमने, इसलिए तो इन दोनों को क्या करना है, बैलेंस करना है। सो एम ए नॉट कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा। सही है, तो हमें सिंपली क्या निकालना था कि ए नॉट कितना होगा, तो एम एम हट गए, सो ए नॉट विल बी जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, दैट विल बी tan थीटा। दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ए नॉट इज इक्वल टू जी tan थीटा। समझ में आ रहा है? इतना एक्सेलेरेशन अगर होगा तभी इसको क्या लगेगा, ये रेस्ट में लगेगा। एक्चुअली ये रेस्ट में नहीं है, ध्यान दो, ये ब्लॉक नीचे गिर रहा है, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, हम इस पे बैठ के कि वेज को रोक दो और ब्लॉक को उसके हिसाब से हिलाओ। मतलब सिंपली मान लो आप यहाँ पे खड़े हो और गाड़ी आपकी तरफ आ रही है और इसके अंदर एक आदमी खड़ा है, तो आपको लगेगा गाड़ी आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, और इसको लगेगा कि आप उसकी तरफ जा रहे हो। क्या अपने देखने का नज़रिया होता है, इसलिए इसका यूज करेंगे इस कंसेप्ट का, और हम खुद को यहाँ पे रखेंगे, तो हमें लगेगा कि ब्लॉक रेस्ट में आ रहा है। अभी बताओ कि ये जो ए नॉट है, इफ इट इज ग्रेटर देन जी टेन थीटा, इक्वल अगर होगा तो ये रेस्ट में, पता है हमें, अगर ग्रेटर देन जी टेन थीटा होगा तो क्या होगा, ये ब्लॉक ऐसे पीछे जाएगा, ऐसे लगेगा किसको, हमें। कहीं पे नहीं हिल रहा है ये, क्योंकि इस पर फोर्स ही नहीं लगा है, लेकिन हमें लगेगा, व्हाई, बिकॉज वी आर इन विच फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, सो वी कंसिडर एन एडिशनल फोर्स दैट इज कॉल्ड एज सूडो फोर्स। अगर मान लो ये दिस इज लेस देन जी टेन थीटा होता तो हमें लगेगा कि सिर्फ नीचे 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 जा रहा है। समझ में आ रहा है? ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जेडब्ल्यू में आते हैं, तो आपको एनालाइज करके सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। सो जस्ट कीप दिस इन माइंड। तो मैंने आपको बोला था, 1 मिनट, हाँ, मैंने आपको बोला था कि सूडो फोर्स पे, ये एक्चुअली लास्ट लेक्चर ऑफ सूडो फोर्स है, एक्चुअली दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ओके।
इसके बाद हम फ्रिक्शन में जाने वाले हैं। एक कंसेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो मैं अभी नहीं लूँगा, ओके, जो हम फ्रिक्शन के बाद वर्क पावर एनर्जी होने के बाद लेंगे, ठीक है, क्योंकि उस वाले चैप्टर में वो ज़्यादा अच्छा फिट होता है, ठीक है। तो आपकी टेक्स्ट बुक में या JEE मतलब एनसीईआरटी में क्या किया है मुझे नहीं पता। आई विल, मैं तो यही सोचूंगा कि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ मशीन एंड दैट इज कॉल्ड एज वेइंग मशीन। भी आपको पता होगा वेइंग मशीन होती क्या है। मतलब मान लो ये ऐसे वाला वेइंग मशीन देखा होगा कभी आपने, इस पे एक ऐसी प्लेट होती है, इसके नीचे ऐसी स्प्रिंग टाइप कुछ होता है, और यहाँ पे ऐसे डिस्प्ले होता है, ठीक है। अगर डिस्प्ले में देखा होगा, ये जो डिस्प्ले होता है, अभी वेइंग मशीन मतलब क्या निकालना है, हमें वेट निकालना है, सही है ना। लेकिन वेट, दिस इज अ फोर्स, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। लेकिन यहाँ पे जो यूनिट हमें दिखता है, ये दिखता है केजी। आप बताओ मुझे कमेंट करके, क्यों केजी लिखा होता है, न्यूटन क्यों नहीं लिखा होता। ओके, सिंपल, बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, आप बता देना। तो हमें ये तो पता है कि न्यूटन को केजी में कैसे कन्वर्ट करना होता है, डिवाइडेड बाय जी करके, और केजी को न्यूटन में इनटू जी करके, ठीक है। ये बेसिक वाली चीज़ें हमें पता है। तो आप मुझे बताना होमवर्क है, केजी में क्यों लिखा है, न्यूटन में क्यों नहीं लिखा है, बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। तो मान लो इसमें मैंने हाथी रख दिया बड़ा वाला ऐसे, अरे यार हाथी अभी होता कैसा है, मान लो ये हाथी ऐसे मैंने बिठा दिया, और उसका जो मास दिखा रहा है, लेट्स से इट इज़ 1000 kg। इररिलेवेंट है, शायद इस पे दिखेगा ही नहीं, ये टूट जाएगा। लेकिन फिर भी इस हाथी का जो वेट है, इट इज बीइंग शोन एज 1000 kg। अब ये जो वेट दिखाता है, ये एक्चुअली क्या होता है, इसको समझ लेते हैं हम, ठीक है। उसके पीछे बहुत अच्छा साइंस है, और कोई आपको पूछे तो बता देना, ठीक है। अरे सीख रहे हैं ना, तो थोड़ा प्रॉपरली सीख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि वेइंग मशीन वर्क क्या कैसे करता है। देखो, मान लो वेइंग मशीन में थोड़ा सा सिंपल वाला निकाल लेता हूँ, बॉक्स। लेट्स से दिस इज ए वेइंग मशीन, जिसपे आप ऐसे खड़े हो, ठीक है। आपका मास आपको पता है, मान लो कुछ 30 kg वगैरह है, ठीक है, 30 kg वगैरह कुछ है, ये किसी ने आके बता दिया आपको कि 30 kg है, और आप जाके कंफर्म कर रहे हैं। तो अभी देखो, ये वेइंग मशीन तो ऐसे हवा में तो नहीं होगा, ये कहाँ पे होगा, ग्राउंड पे होगा ऐसे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अब क्या होता है कि आप दोनों का जो ये कांटेक्ट है, ये जो कांटेक्ट है, इसकी इस पे ध्यान दो कि आप इस वेइंग मशीन पे कुछ तो एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे, और उसका जवाब देने के लिए ये वेइंग मशीन आप पे भी क्या लगाएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। समझ में आई बात, क्योंकि दोनों में कांटेक्ट है। मैं ये ग्राउंड वाले का वगैरह कुछ नहीं देता, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस वेइंग मशीन एंड दिस पर्सन, मैन। तो हम क्या करते हैं, इस आदमी की एबीडी निकालते हैं, एबीडी ऑफ मैन। यार टाइम चला जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये फर्क पड़ता है कि आपको समझ में आया नहीं आया। तो इस मैन का जो मास m है, मान लो ये लगेगा डाउनवर्ड वेट, कितना होगा mg, ये एक्चुअल वेट है इसका, मतलब जो भी है। और इस पे और एक फोर्स लगा है, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन, सही है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि n इज इक्वल टू एम जी, ये तो हमें पहले से पता है, फिर क्यों सिखा रहे हो सर। अब ये देख लो कि वेइंग मशीन के साथ क्या हो रहा है, एफ बी डी ऑफ वेइंग मशीन, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, वेइंग मशीन की जब एफ बी डी निकालते हैं, ये थोड़ा ग्राउंड भी हटा दो यहाँ से, थोड़ा सिंपल बनाते हैं, लेट्स बहुत सिंपल बनाते हैं।
तो इस वेइंग मशीन की जब हम एफबीडी निकालेंगे, इस पे हमने क्या लगाया है, डाउनवर्ड में नॉर्मल रिएक्शन लगाई है, ठीक है। और मान लो इसका वेट कुछ नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी मान लो यार इसका कुछ वेट है नहीं, तो इस पे क्या है, इसके अंदर कुछ तो स्प्रिंग होती है या फिर कुछ तो मैकेनिज्म होता है जो इसको अपोज करता है, समझ में आ रहा है, कुछ भी होगा। तो एक्चुअली जो रीडिंग आ रहा है इस वेइंग मशीन में, वो आपके वेट से नहीं आ रहा है, ये आ रहा है आपके नॉर्मल रिएक्शन से। मतलब उसको पता नहीं है आपका वेट क्या है, कितना है, इसको ये पता है कि आप कितनी नॉर्मल रिएक्शन हमें दे रहे हो। और नॉर्मल रिएक्शन तो चेंज हो सकती है, आप जोर से कूदो इस पर, वेट थोड़े सेकंड के लिए ज़्यादा दिखेगा। क्यों कि जब कूदते हो तो नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट इक्वल टू एम जी, इसमें कुछ तो एक एक्स्ट्रा इम्पैक्ट वाला फोर्स भी आ जाता है, तो नॉर्मल रिएक्शन जो भी होगा वो यहाँ पे दिखाएगा, एम जी थोड़ी दिखाएगा, ये वाला भी इसमें ऐड करेगा ना, समझ में आ रहा है। तो ये what is the key takeaway from this concept, that the weighing machine never measures your weight, it measures the normal reaction, समझ में। तो अभी नॉर्मल कंडीशंस में मान लो आपका वेट कितना है, मास कितना है 30 kg, मतलब आपका वेट कितना लगेगा 300 न्यूटन, तो नॉर्मल रिएक्शन उसको बैलेंस करेगा, दैट इज ऑल्सो भी इक्वल टू 300 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन अगर 300 न्यूटन लगी तो उसका रीडिंग क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन डिवाइडेड बाई जी, क्योंकि केजी में दिखाना है ना हमें, दैट विल बी 30 kg, ये दिखाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये वेइंग मशीन या फिर आप किसी ऐसे मोशन में होते हैं कि जिसमें सिर्फ mg फोर्स नहीं लगता, उसमें कुछ ऐड होता है या फिर सब्ट्रैक्ट होता है, तो ये जो वेट यहाँ पे दिखेगा, दैट विल नॉट बी द रियल वेट, इट विल बी अपरेंट वेट। ये ध्यान रखना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये वेइंग मशीन आगे जाके बनाने नहीं आ रहे हैं, ये किस लिए सीख रहे हैं कि जब बड़ी बड़ी मशीन्स बनाओगे तब कभी कभी 2-3 मोशन साथ में स्टडी करने पड़ते हैं, उससे अच्छा क्या करना पड़ता है हमें, मतलब एक है यहाँ पे, आप आगे जाओगे तो आपको अचानक से समझ में आएगा, डोंट वरी। और मान लो कि ये कहीं भी आपको यूज में भी नहीं आया, ये सब जो मैं सिखा रहा हूँ आज तक, मान लो आप चले गए किसी स्टेट सिविल सर्विसेज में, तो इसका यूज क्या होता है फिर, इसका यूज ये होता है कि आप कितना अच्छा ग्रास्प कर रहे हो, किसी भी नई चीज को कितना अच्छा ग्रास्प कर सकते हो, इसलिए ये चीजें सीखनी होती है, जरूरी नहीं है कि यूज में आ जाए, ये समझना, ध्यान रखना। सो नाउ लेट्स कंसिडर अ स्पेशल केस, बहुत ही स्पेशल केस है, मान लो, चलो स्पेशल केस क्या है, कि जो मैं वेइंग मशीन की बात कर रहा था, विच नेवर मेजर्स योर वेट बट इट मेजर्स व्हाट, द नॉर्मल रिएक्शन दैट इज बीइंग इम्पार्टेड ऑन इट, उस पर क्या नॉर्मल रिएक्शन दे रहे हैं हम दे, हाथी दे, कोई भी दे, उस नॉर्मल रिएक्शन को क्या करता है, मेजर करता है। तो मान लो ऐसा एक वेइंग मशीन जिसपे आप खड़े हो, एक लिफ्ट में रखा है, ओके, किसमें रखा है, लिफ्ट में। एक कंपेयर करना है आपको, मतलब समझ के लेना है क्या है। अभी जो लिफ्ट है ये मान लो रेस्ट में है, या फिर वेलोसिटी रेस्ट में है, जीरो है वेलोसिटी, या फिर नॉर्मल इसे जा रहा है स्पीड से, मतलब एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं है, मतलब है तो बैलेंस्ड है सभी आराम से। तब इसमें क्या दिखेगा, वेट, क्या आपका जो एक्चुअल वेट है वही दिखेगा या फिर डिफरेंट दिखेगा, ये हम सीखेंगे। उसके बाद अगर वो ऊपर एक्सेलरेट हुई, मान जोर से धम्म से आगे ऊपर चली गई, तो इसमें वेट क्या दिखेगा, जो है मतलब मान लो 30 kg है वेट, वही दिखेगा या 40 होगा या फिर 20 होगा, क्या होगा। अगर वही एक्सेलेशन डाउनवर्ड होता तो क्या होगा, अगर मान लो जिस कॉर्ड से, जिस स्टील के वायर से इसको जोड़ा गया है वही टूट गई,
तो हम किस में आ गए, फ्री फॉल में आ गए। तो फ्री फॉल में वेट क्या दिखेगा, और अगर नीचे फ्री फॉल मतलब कितने एक्सेलरेशन से जाएगा, जी एक्सेलरेशन से। तो इससे भी ज़्यादा एक्सेलरेशन से आपने क्या किया, मैंने फेंक दिया इसको नीचे, इतना ज़्यादा फोर्स लगा। तो क्या होगा, ये बहुत सी चीज़ें हैं, खुद इमेजिन करो। ये जो नीचे मैंने 4 पिक्चर्स दिखाए हैं वही उसको दिखाएंगे। पहला पिक्चर क्या है, व्हेन द एक्सेलरेशन इज जीरो। आराम से आप इस क्या कहते हैं यार इसको, वर्ड भूल गया इसको, मे बी जॉगलिंग। आप बताओ मुझे कमेंट करके, टेक्स्ट करके बताओ कि क्या कहते हैं इसको, उसको कहते हैं, ठीक है, जगलिंग आई थिंक, पता नहीं। सेकेंड में क्या हुआ, ये लिफ्ट ऊपर जाने लगी। ऊपर जाने लगी तो आप किसी को तो पकड़ते हो ना, या फिर आप ऐसे नीचे दब जाते हो, ठीक है, पैसा ऐसा है। अगर नीचे आ रहे तो आप ऊपर उठते हो ऐसे, देखो इमेजिन करो कि कार्टून में तो देखा होगा। और अगर बहुत ही आ रहा है तो ऊपर जाके चिपक जाओगे ऐसे। इमेजिन करो डेली लाइफ वाले एग्जाम्पल से, ठीक है। तो इनको हम स्टडी करते हैं अच्छे से। चलो, पहली कंडीशन क्या है, व्हेन द एक्सेलरेशन इज जीरो, मीन्स या तो आप रेस्ट में हो, या फिर वेलोसिटी जो भी है लिफ्ट की, इट इज व्हाट, कांस्टेंट। तो क्या करेंगे, ये जो आदमी है यहाँ पे, ठीक है, हम एफबीडी ऑफ मैन भी देखेंगे, एफबीडी ऑफ वेइंग मशीन भी देखेंगे। तो आदमी का जो वेट होगा, इट विल बी एम जी, और ऊपर की तरफ जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी वो इस पे डाउनवर्ड की तरफ लगेगी, और ये नॉर्मल रिएक्शन क्या करेगा, ये मेजर करेगा। सही है, यही तो सीखा था हमने। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितनी आ रही है, एम जी आ रही है। तो यहाँ पे मेजर भी एम जी ही करेगा, और जो वेट दिखेगा इट विल बी एम के जी डिवाइडेड बाई जी करके। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल जैसे चल रहा था वैसे ही चलते रहेगा। Let's think about one more condition, when the lift in which you are standing on a weighing machine, it is being accelerated upwards with acceleration A, let's say. तो आप कहाँ पे हो, ऐसी लिफ्ट में विच इज मूविंग अपवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन ए। तो मतलब आप कौन सी फ्रेम में आ गए, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम से स्टडी करना है आपको तो ठीक है, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसके लिए फीस क्या भरनी है, सूडो फोर्स विच इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। तो आपकी एफबीडी क्या आएगी, आपका एमजी नीचे लगेगा, आपकी नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगी, प्लस सम सूडो फोर्स भी ऐड हो जाएगा। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन आएगी वही तो ये वेइंग मशीन क्या करेगा, रीड करेगा। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगी, एम जी प्लस एम ए, इज इट। सो दिस विल बी एम जी प्लस ए, ठीक है। मतलब पहले जो आपका वेट था सिंपली एम जी, उसमें सूडो फोर्स क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक है। मान लो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, मान लो प्लेट से, और आपका मास जो है लेट से 30 केजी मास। तो नॉर्मल जो एक्चुअल वेट दिखना चाहिए आपका 300 न्यूटन दिखना चाहिए। लेकिन ऐसी कंडीशंस में नॉर्मल रिएक्शन जो आएगी कितनी आएगी, मास कितना है 30, जी कितना है 10, एक्सेलरेशन कितना है 2, सो इट विल बी 360 न्यूटन। 60 न्यूटन एक्स्ट्रा दिखेगा आपको, बिकॉज द लिफ्ट इज मूविंग विथ सम एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन और सम एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है। सिमिलरली मैंने आपको बताया था कि थर्ड कंडीशन क्या होगी, थर्ड कंडीशन व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन। तो इस कंडीशन में जो सूडो फोर्स लगेगा इट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो एफबीडी ऑफ मैन अगर देखेंगे हम, पहली चीज तो एमजी डाउनवर्ड लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगी, और जो सूडो फोर्स है इट विल ऑल्सो बी एट
अपवर्ड डायरेक्शन दैट इज ma। तो यहाँ पे अगर देखोगे आदमी तो कहीं हिल नहीं रहा है, तो क्या होगा, mg विल बी इक्वल टू n प्लस ma। तो n, वही तो n तो मेजर करना है ना मैं वेइंग मशीन के लिए, इट विल बी mg माइनस ma। तो आपका एक्चुअल वेट मान लो 300 था और ये ma कितना आ गया, मान लो 60 आ गया, तो 30 माइनस 60 दैट इज 240 न्यूटन। 60 न्यूटन कम दिखने लगा, यहाँ पे 60 न्यूटन ज़्यादा दिख रहा था, यहाँ पे 60 न्यूटन कम दिखेगा। मतलब आपका वेट जो दिखेगा 24 kg दिखेगा इसमें, इस केस में, और यहाँ पे जो दिखेगा यहाँ पे 36 kg दिखेगा प्रीवियस वाले कंडीशन में। समझ में आ रहा है? ये जो फॉर्मूला है ध्यान में रखो बस, एम जी माइनस ए। ओके, now let's take one more condition when the lift is under free fall। फ्री फॉल में चल रहा है, लेट्स मतलब नीचे जो आ रहा है एक्सेलरेशन से आ रहा है जी से, तो सूडो फोर्स कहाँ पे लगेगा, ऊपर लगेगा। ओके, तो मैन का एक्सेलरेशन क्या होगा, डाउनवर्ड तो वेट लगना ही है, ऊपर जो होगा नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, और सूडो फोर्स भी जो है वो लगेगा ऊपर। तो क्या इक्वेशन लिखेंगे हम, mg इज इक्वल टू n प्लस सूडो फोर्स। सो mg इज इक्वल टू n प्लस सूडो फोर्स कितना आना चाहिए, किस एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है फ्रेम, g से, तो अपवर्ड सूडो फोर्स कितना लगेगा, mg लगेगा। तो mg गेट्स कैंसल एंड नॉर्मल रिएक्शंस कम्स आउट टू बी 0। इसका मतलब आपका जो वेट दिखेगा वो जो कम हो रहा था वो कम होते 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 कितना हो जाएगा, 0। ये सेम केस होती है, ये जो हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में देखने वाले हैं कि जब आप सैटेलाइट में होते हो तो आप पे जो सूडो फोर्स लगता है उसमें भी होता है सूडो फोर्स एक्चुअली, क्योंकि सैटेलाइट जो होती है अर्थ के अराउंड घूमती है ना ऐसे, तो उसमें जो क्या होता है सूडो फोर्स लगता है तो इट कैंसल्स आउट योर इफेक्ट, मतलब योर वेट। और उसके लिए उसके अंदर जो मतलब एस्ट्रोनॉट्स क्या करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, दे वांडर विद दिस जीरो वेट। मज़ा आता है वो, आपने देखा होगा कभी कभी। समझ में आ रहा है? एंड वी विल टेक द लास्ट कंडीशन when the acceleration with which it is falling it is greater than g। मतलब क्या है कि ये जो लिफ्ट यहाँ पे दिख रही है इसमें जब आप खड़े थे ऑन सम वेइंग मशीन, तो पहले तो देखा था कि फ्री फॉल में मतलब जी में, अब क्या है सुपरमैन है कि इसको धक्का दे रहा है नीचे, तो ये 10 से नहीं जाएगा अभी नीचे, ये मान लो 20 30 50 से जाएगा, अंदर घुसेगा ऐसे। समझ में आ रहा है? तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप इधर ऊपर जाके चिपकोगे यहाँ, मतलब यहाँ से उड़ जाओगे ऊपर। देखो कैसे, ये जो मैन है इस पर डाउनवर्ड फोर्स लगेगा mg, नॉर्मल रिएक्शन लगेगी ऊपर, और जो सूडो फोर्स है ये भी लगेगा ऊपर, एंड दैट सूडो फोर्स इज व्हाट, इज इक्वल टू ma। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ma प्लस n इज इक्वल टू mg। तो n विल बी इक्वल टू mg माइनस ma। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन a है ये g से बड़ा है, तो ma विल बी ग्रेटर देन mg, तो इसका जो वैल्यू आएगा इट विल बी नेगेटिव। सोच लो मैंने क्या कहा अभी, आप ये m g माइनस a है ना, ये एक्सेलरेशन अगर g से बड़ा है तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। ये नेगेटिव तब आती है व्हेन इट लूजेस कांटेक्ट। कांटेक्ट क्या हो जाएगा, लूज, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, उसका मैग्नीट्यूड किसी भी चीज़ कोई भी फोर्स का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता, उसकी डायरेक्शन प्लस माइनस देख सकते हो, नो इशू। यहाँ पे पहले ही डायरेक्शन हमने पकड़ लिया। इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन है इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ऐसा नहीं हो सकता दोनों नॉर्मल, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप ऊपर उड़ रहे हो और ये वेइंग मशीन आपको नीचे खींच रहा है, तभी हो सकता है। बट दैट इज बियॉन्ड योर स्कोप ऑफ सिलेबस, मतलब वो हम फ्रिक्शन में देखेंगे एक्चुअली।
अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के सिलेबस से थोड़ा सा बाहर है तो आपको इतना अच्छा नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये ध्यान में रखो नेगेटिव है मतलब इट इज नियरली इम्पॉसिबल और द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन वे हैव टेकन इट इज रॉन्ग। ये ऊपर नहीं आना चाहिए, इट इज डाउनवर्ड। तो आप जब इसको नीचे दबा रहे थे तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रही थी, अब अगर इससे छूट के ऊपर जा रहे हो ड्यू टू दिस इफेक्ट तो ये आपको क्या करेगा, नीचे खींचेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो यहाँ पे मैंने जो लिखा था, ये जो आपको दिखाया था मैंने, ये लास्ट वाला ये होगा आपके साथ, यहाँ से आपका कांटेक्ट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और आप ऊपर उड़ के जाओगे।